Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, welcome to Study Time for All. I am your tutor अदनान गनी भट्ट। अल्लाह ताला के बाबरकत नाम और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आल पर लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम के साथ आज की वीडियो का आगाज़ करते हैं। इंग्लिश 9 2025 का न्यू सिलेबस, उसकी नेक्स्ट वीडियो की तरफ आगे बढ़ेंगे। यूनिट नंबर 9 क्वालिटी एजुकेशन अ की टू सक्सेस, इसकी दो वीडियोज़ ट्रांसलेशन वाली आप देख चुके हैं। उसके बाद थर्ड वीडियो में आपके लिए कंप्रीहेंशन क्वेश्चन आंसर्स की सीरीज लेके आपके लिए आए और अब आगे बढ़ते हैं और हम देखते हैं कि आगे एक्सरसाइज का जो सोल्यूशन है वो इस वीडियो के अंदर आपकी खिदमत में पेश करेंगे। ट्रांसलेशन, उसके बाद क्वेश्चन आंसर्स, कंप्रीहेंशन और उसके बाद ये बी पार्ट से शुरू होगा, चूज द करेक्ट ऑप्शन। ये एमसीक्यूज हैं, चूज द करेक्ट ऑप्शन। तो आसानी के लिए अपने नोट्स पे चलते हैं और नोट्स पे चल के तो इसको देखते हैं। एक एक स्टेटमेंट दी गई है, 4 ऑप्शंस हैं, तो अपने करेक्ट ऑप्शन को जो है ना वो निशान लगाना है, उसको चूज करना है। और फर्स्ट है, हाउ डज क्वालिटी एजुकेशन कंट्रीब्यूट टू सस्टेनेबल डेवलपमेंट। जो क्वालिटी एजुकेशन होती है, मायारी तालीम होती है, किस तरह से एक पायदार तरक्की के में हिस्सा डालती है। मुल्क की पायदार तरक्की में क्वालिटी एजुकेशन, मायारी तालीम किस तरह हिस्सा डालती है। तो लेसन को आपने अच्छी तरह से पढ़ा हुआ है तो आपको ये इनके आंसर्स फौरी तौर पे आने चाहिए। तो इसके 4 ऑप्शंस हैं। बाय फोकसिंग इकोनॉमिक ग्रोथ, जो मुआशी तरक्की है उसके ऊपर ध्यान देकर फोकस करके। रिड्यूसिंग पॉवर्टी, गुर्बत को ख़त्म करके। एंड जेंडर इक्वलिटी, सिनफी मुसावात कायम करके। तो यही आंसर ठीक लग रहा है, बल्कि है इसे ये। बाकी 3 को देख लेते हैं कि वो किस तरह से गलत है। बी, यकीनन बाकी रॉन्ग होंगे। बाय फोकसिंग सोलली ऑन थ्योरेटिकल नॉलेज, सिर्फ जो थ्योरेटिकल नॉलेज होता है, नजरियाती नॉलेज होता है, उसके ऊपर फोकस करके, यानी प्रैक्टिकली नहीं, तो ये गलत है। सी, बाय नेग्लेक्टिंग एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन, माहौल की जो प्रोटेक्शन है, तहफ़्फ़ुज़ है, उसको नज़रअंदाज करके सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो सकती है, ये भी रॉन्ग है। डी, बाय लिमिटिंग एजुकेशन टू प्राइमरी स्कूल्स ओनली, तालीम को सिर्फ प्राइमरी स्कूल्स तक रखा जाए, इससे आगे तालीम दी ना जाए। तो तीनों रॉन्ग है और जो फर्स्ट वाला है ए पार्ट है ये करेक्ट है। नेक्स्ट नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मेंशन्ड एज ए बेनिफिट ऑफ क्वालिटी एजुकेशन इन द टेक्स्ट। नीचे 4 बेनिफिट्स दिए गए हैं क्वालिटी एजुकेशन के, तो हमारे टेक्स्ट के अंदर एक जो बेनिफिट है वो नहीं पढ़ाया गया, 3 पढ़ाए गए हैं। तो आपने चूंकि लेसन्स को रीड किया अच्छी तरह से, तो आप देखें ए, इकोनॉमिक ग्रोथ को आपने पढ़ा। ये जो क्वालिटी एजुकेशन होती है, म्यारी तालीम होती है, इससे जो हमारी इकोनॉमी बढ़ती है, जी पढ़ा है, तो ये करेक्ट है। बी, रिडक्शन ऑफ पॉवर्टी, गुर्बत कम होती है, ये भी दुरुस्त है। सी, प्रमोशन ऑफ जेंडर इक्वलिटी, सिनफी मुसावात को फरोग मिलता है, बिल्कुल ठीक है। ये तीनों का जिक्र हमारे लेसन में हुआ है। तो नंबर डी, फोकस ऑन स्पोर्ट्स एंड एंटरटेनमेंट, खेल और तफरीह के ऊपर फोकस करना, तो इसका तो कोई जिक्र नहीं हुआ। तो हमसे भी यही पूछा गया है कि वो कौन सा बेनिफिट है क्वालिटी एजुकेशन का जिसका हमारे लेसन में जिक्र नहीं, तो डी वाले का हमारे लेसन में जिक्र नहीं। नंबर 3, विच सब्जेक्ट्स आर हाईलाइटेड एज इंपॉर्टेंट फॉर डेवलपिंग क्रिटिकल थिंकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज। तो 2 एबिलिटीज बताई गई, एक क्रिटिकल थिंकिंग की, तनकीदी सोच की, यानी गहराई के साथ सोचना, और दूसरा प्रॉब्लम सॉल्विंग, यानी मसाइल को हल करना, प्रॉब्लम्स को हल करना। तो इसके ये 2 एबिलिटीज बताई गई थी। तो कहते हैं कि वो कौन से सब्जेक्ट हमारे इस लेसन के अंदर हाईलाइट किए गए हैं, इंपॉर्टेंट बताए गए हैं, कि जिनके जरिए हम ये 2 स्किल हासिल कर सकते हैं। तो ये हमने पढ़ा हुआ है, तो इसको ए बी सी डी में देखते हैं। ए, हिस्ट्री लिटरेचर एंड आर्ट्स, ये नहीं था। बी, मैथमेटिक्स साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ये था, यही आंसर है बी। सी, फिजिकल एजुकेशन, म्यूजिक एंड ड्रामा। डी, जियोग्राफी, सोशियोलॉजी एंड फिलॉसफी। ये बाकी की भी अहमियत है, लेकिन ये जो 2 इंपॉर्टेंट स्किल्स बताई गई थी, क्रिटिकल थिंकिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग, इसके लिए मैथमेटिक्स, साइंस और टेक्नोलॉजी, ये 3 सब्जेक्ट हैं जो इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट नंबर 4, व्हाट एसेंशियल स्किल्स डज एजुकेशन प्रोवाइड। वो कौन सी जरूरी महारतें होती हैं जो एजुकेशन हमें प्रोवाइड करती है। दैट ले दी फाउंडेशन, जो बुनियाद रखती हैं फॉर लाइफ लॉन्ग लर्निंग, तवीलुल मुद्दती पढ़ाई के लिए, एंड सोशियो इकोनॉमिक एडवांसमेंट, और मुआशरती और मुआशी तरक्की के लिए। फिजिकल स्ट्रेंथ, एंड्योरेंस, जिस्मानी ताकत और पायदारी। बी, लिटरेसी, न्यूमरेसी एंड डिजिटल लिटरेसी। हाँ, तो यही है।
हांदगी, अददी सलाहियत और डिजिटल हांदगी। सी आर्टिस्टिक एंड म्यूजिकल टैलेंट, डी ट्रेडिशनल क्राफ्ट्स एंड ट्रेड्स। तो ए, सी और डी नहीं है बल्कि बी इसका आंसर है कि वो ज़रूरी महारतें जिनके ज़रिए हम एक लाइफ लॉन्ग लर्निंग और सोशियो इकोनॉमिक एडवांसमेंट की बुनियाद रख सकते हैं, वो है लिटरेसी, न्यूमरेसी एंड डिजिटल लिटरेसी। नंबर 5, हाउ डज एजुकेशन हेल्प इन अंडरस्टैंडिंग कॉन्फ्लिक्ट्स। झगड़ों को, तनाज़ात को समझने में हमारी तालीम किस तरह से हमारी मदद करती है। बाय एनकरेजिंग ओबीडियंस, फर्मा बरदारी को की हौसला अफजाई करके कि सबको फर्मा बरदार होना चाहिए, इससे झगड़े नहीं होंगे। बी, बाय प्रोमोटिंग वायलेंट सॉल्यूशंस, पुरतशद्दद हल को फरोग देके कि भाई लड़ाई हो तो आप भी आगे होके बढ़ के लड़ाई करें, ये है। पहले वाला कदरे बेहतर है, दूसरा तो बिल्कुल गलत है। बाय एनकरेजिंग क्रिटिकल थिंकिंग, गहराई के साथ सोचने को एनकरेज किया जाए, हौसला अफजाई की जाए। बाय इग्नोरिंग सम काजेज, कुछ बातों को, कुछ वजूहात को इग्नोर कर दिया जाए, तो इनमें जो मुनासिब और बिल्कुल ठीक है वो सी पार्ट है। बाय एनकरेजिंग क्रिटिकल थिंकिंग, एक गहराई के साथ जो सोचना होता है, तनकीदी सोच जो होती है उसको फरोग दिया जाए, उसकी हौसला अफजाई की जाए। नंबर 6, व्हाट ब्रॉडर इम्पैक्ट डज एजुकेशन हैव ऑन सोसाइटी। मुआशरे के ऊपर तालीम का वसी पैमाने पर जो असर पड़ता है वो क्या है। तो ए है जी, बेनिफिट्स इंडिविजुअल्स ओनली, ये सिर्फ अफराद को फायदा देती है, तो अफराद के सिर्फ अफराद को फायदा तो नहीं देती। बी, स्ट्रेंथन्स कम्युनिटीज, कम्युनिटीज को, बरादरियों को, पूरे पूरे मुआशरे को ताकतवर बनाती है, ये दुरुस्त लग रहा है। सी, वीकन सोशल बॉन्ड्स, जो सोशल बॉन्ड्स होते हैं मुआशरे के अंदर ताल्लुक होते हैं उनको कमजोर करती है, ये तो रॉन्ग है। डी, लिमिट्स डेवलपमेंट, तरक्की को महदूद कर देती है, ये भी रॉन्ग है। तो बी इसका आंसर सही है, स्ट्रेंथन्स कम्युनिटीज, मुआशरों को, बरादरियों को, कम्युनिटीज को स्ट्रेंथन करती है, ताकतवर बनाती है। नंबर 7, what skills does emphasizing STEM education aim to develop in students। कौन सी महारतें जरूरी हैं STEM एजुकेशन के लिए कि तलबा के अंदर STEM एजुकेशन को डेवलप किया जाए, यह है नंबर 7। आर्टिस्टिक एबिलिटीज, फनकाराना सलाहियतें। टेक्निकल स्किल्स फॉर इनोवेशन, जिद्दत के लिए टेक्निकल महारतें। स्पोर्ट्स प्रोफिशिएंसी, खेलों के अंदर काबिल होना। लिंग्विस्टिक एप्टीट्यूड, जुबान के ऊपर अबूर होना। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो बी पार्ट है, टेक्निकल स्किल्स फॉर इनोवेशन। नंबर 8, व्हाट रोल डू द हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस, आला तालीम के जो इदारे हैं वो क्या किरदार अदा करते हैं। प्ले इन रिसर्च एंड डेवलपमेंट, रिसर्च R&D में, यानी रिसर्च में और डेवलपमेंट में। दे डिस्करेज रिसर्च इनिशिएटिव्स, जो रिसर्च के मंसूबे होते हैं, तहकीक के मंसूबे, उनको ये डिस्करेज करते हैं, तो ये तो बिल्कुल रॉन्ग है। बी, दे प्रोवाइड रिसोर्सेज, ये वसाइल मुहैया करते हैं, एंड एनवायरनमेंट, और माहौल फ्राहम करते हैं फॉर रिसर्च के लिए, ये करेक्ट है, बी पार्ट। सी, दे रिस्ट्रिक्ट एक्सेस टू टेक्नोलॉजी, ये टेक्नोलॉजी तक जो रसाई होती है उसको रोकते हैं। डी, दे फोकस सोलली ऑन थ्योरेटिकल लर्निंग, ये सिर्फ कहते हैं कि सिर्फ जो थ्योरेटिकल लर्निंग होती है, पढ़ना, किताबों से पढ़ना होता है, प्रैक्टिकली कोई अमल ना किया जाए, तो ये बिल्कुल रॉन्ग है, बी इसका करेक्ट आंसर है। और आपकी सहूलत के लिए मैंने सॉल्व्ड भी इसको दे दिया है, ये आप वीडियो को पॉज करके भी देख सकते हैं। हाउ डज क्वालिटी एजुकेशन कंट्रीब्यूट टू सस्टेनेबल डेवलपमेंट, तो उसका आंसर ए है और साथ वो लिख भी दिया है। इसी तरह से नंबर 2, इसी तरह से नंबर 3, इसी तरह से नंबर 4, इसी तरह से नंबर 5, फिर 6, फिर 7, फिर 8। तो ये आप पास करके इसको यहाँ से नोट भी कर सकते हैं। दोबारा बुक पे चलते हैं, वहां पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये कुछ चीजें होती हैं जो मैं इंपॉर्टेंट नहीं समझता कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ये सी पार्ट है, इसको आप जरा खुद से देख लें, ये सिर्फ नॉलेज और स्किल्स बढ़ाने के लिए है। ये डी पार्ट जो है ये भी आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है, लेकिन आपकी जो लैंग्वेज की महारतें हैं उनको बेहतर करने के लिए है। रीड द प्रोवाइडेड आई विटनेस अकाउंट अबाउट द रिसेंट एजुकेशन रिफॉर्म्स, हाल ही में तालीमी शोबे में कुछ इस्लाहात की गई हैं, तो उसके हवाले से एक एनी शाहिद ने कुछ बयान दिया है। एनी शाहिद क्या होता है? जिसने अपनी आंखों से किसी मंसूबे को, किसी चीज को, किसी प्रोग्राम को देखा हो, उसको आई विटनेस कहते हैं। तो एक आई विटनेस ने एक अकाउंट दिया है, एक बयान दिया है, वो किस बारे में है
कि जो महकमा तालीम है हमारा, उसने एजुकेशन में कुछ इस्लाहात की हैं, दुरुस्तगी की है। तो वो बयान यहाँ पे हमें नीचे दिया गया। व्हाट टोन डज द राइटर यूज? तो हमें ये पूछा जा रहा है कि इस अकाउंट को, इस बयान को पढ़ें जो किसी शख्स ने अपनी आंखों से महकमा तालीम की तरफ से होने वाली जो बेहतरी है, रिफॉर्म्स हैं, उनको बयान किया है। तो इसमें राइटर का जो लहजा है वो बताएं। एंड हाउ डज देयर पर्सनल पर्सपेक्टिव इन्फ्लुएंस द अकाउंट? और हाउ डज देयर पर्सनल पर्सपेक्टिव, उस वो जो राइटर है उसका जो अपना जाती नुक्ता नजर है, उसने उसने जो बयान दिया उसके ऊपर कैसे असर डाला है। प्रोवाइड स्पेसिफिक एग्जांपल्स, खास मिसालें दें फ्रॉम द टेक्स्ट में से, टू सपोर्ट योर एनालिसिस, आप जो तज्जिया कर रहे हैं उसकी सपोर्ट में। आई विटनेस अकाउंट नीचे दिया गया, डेट 12 मार्च 2024, 12 मार्च 2024 का ये वाकया है। लोकेशन जाय वकू क्या है, कहाँ पे ये वाकया हुआ? गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल लाहौर में। अब ये पैराग्राफ है, इसको मैं सीधा सभी आपके लिए पढ़ सकता हूँ, लेकिन मैं चलो ट्रांसलेट कर दूंगा ताकि आपको समझ आ जाए कि ये है क्या है। एज आई स्टूड एट द स्कूल गेट, जैसे कि मैं स्कूल के दरवाजे पर खड़ा था दिस मॉर्निंग, इस सुबह, आई कुडंट हेल्प नोटिसिंग, मैं देखे बगैर, नोटिस किए बगैर ना रह सका, द एक्साइटेड चैटर, पुरजोश गुफ्तगू, अमंग द स्टूडेंट्स, तलबा में, यानी तलबा आ रहे थे स्कूल में और आपस में बड़ी पुरजोश गुफ्तगू कर रहे थे। अब ये जो देखने वाला है जिसने ये बयान लिखा है वो कह रहा है, टुडे मार्क द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द न्यू एजुकेशन रिफॉर्म्स, आज की अहम बात ये थी कि आज नए तालीमी इस्लाहात नाफज हो रही थी, एम्ड एट इम्प्रूविंग लिटरेसी, और इन तालीमी इस्लाहात का जो मकसद था वो ये था कि खानदगी को बेहतर बनाया जाए, एंड टीचर्स ट्रेनिंग, और असातिज़ा की जो तरबियत है उसको बेहतर बनाया जाए। आई वॉक थ्रू द न्यूली रेनोवेटेड क्लासरूम्स, मैं नए सजे बने क्लासरूम्स में से गुजरा, यानी क्लासरूम्स को रेनोवेट किया गया था, उनको कलर किए गए, उनको पोस्टर्स लगाए गए, उनके अंदर टेक्निकल चीजें रखी गई, तो उनको रेनोवेटेड क्लासरूम कहेंगे। आई वॉक थ्रू द न्यूली रेनोवेटेड क्लासरूम, नए नए जो क्लासरूम्स बनाए गए थे मैं उनमें से गुजरा, विच वर फिल्ड विद कलरफुल पोस्टर्स, उनमें रंग बिरंगे पोस्टर्स लगे थे, एंड मॉडर्न लर्निंग टूल्स, और उनके अंदर जदीद किस्म के सीखने के टूल्स लगाए गए थे। आ टीचर मिस किरण अप्रोच्ड मी, एक उस्ताद मिस किरण मेरे पास आई विद ए स्माइल, मुस्कुराते हुए, एंड शेयर्ड हर एक्सपीरियंस, और उन्होंने अपना तजुर्बा बयान किया। द गवर्नमेंट्स न्यू प्रोग्राम हैज टूडी चेंज द वे वी अप्रोच टीचिंग, तो हुकूमत का जो नया प्रोग्राम है इसने हकीकत में बदल दिया है उस तरीके को जो पढ़ाने का है। शी सेड, उन्होंने कहा, बिफोर वी वर रिलाइंग ऑन आउटडेटेड मेथड, इससे पहले हम पुराने किस्म के जो तरीके थे, आउटडेटेड फरसूदा तरीके थे, कदीम तरीके थे, उनके ऊपर भरोसा कर रहे थे। बट नाउ थैंक्स टू द ट्रेनिंग वर्कशॉप्स, लेकिन अब जो ट्रेनिंग की वर्कशॉप हुई हैं उनका शुक्रिया, वी फील एम्पावर्ड, हम अपने आप को ताकतवर महसूस करें, हम अपने आप को बाख्तियार महसूस करें, टू टीच यूजिंग मॉडर्न टेक्निक्स, कि हम नई जो जदीद टेक्निक्स हैं उनका इस्तेमाल कर रहे हैं। आई आल्सो स्पोक विद अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स, मैंने एक तलबा के ग्रोह से भी बात की, हु प्राउडली शोड ऑफ देयर न्यू टेक्स्ट बुक्स, जिन्होंने बड़े फख्र के साथ अपनी नई किताबें हमें दिखाई। वन गर्ल जारा टोल्ड मी, एक लड़की जारा थी वहां पे, उसने मुझे बताया, आई लव द न्यू बुक्स, मुझे नई किताबों से प्यार है। दे हैव पिक्चर्स एंड एक्टिविटीज दैट मेक लर्निंग फन, इसके अंदर तस्वीरें हैं, इसके अंदर सरगर्मियां हैं जो पढ़ने के अमल को मजेदार बना देती हैं। हाउएवर नॉट एवरीथिंग वाज परफेक्ट, ताहम हर चीज कामल नहीं थी, हर चीज मुकम्मल नहीं थी। सम टीचर्स एक्सप्रेस कंसर्न्स, कुछ असातिज़ा ने परेशानी का इजहार किया, अबाउट द लैक ऑफ रिसोर्सेज, वसाइल की कमी का, इन सर्टन रूरल एरियाज, कई देहाती इलाकों में। मिस्टर जिशान अ सीनियर टीचर, मिस्टर जिशान जो सीनियर टीचर हैं, मैंशन, उन्होंने जिक्र किया, वो स्टिल स्ट्रगल विद ओवर क्राउडेड क्लासरूम्स, हमें अभी भी जदोजहद करना पड़ रही है पुरहजूम क्लासरूम के साथ, यानी क्लासरूम के अंदर 100 150 बच्चे एक क्लास में होते हैं, एंड लिमिटेड टेक्नोलॉजी, जबकि टेक्नोलॉजी महदूद है, इन द मोर रिमोट स्कूल्स, जो दूर दराज इलाकों में स्कूल है वहां पे, देयर इज स्टिल ए लॉन्ग वे टू गो, अभी आगे बढ़ने के लिए लंबा सफर बाकी है। एज द डे वेंट ऑन, जैसे जैसे दिन गुजरा, आई विटनेस टीचर्स, मैंने असातिज़ा को देखा, यूजिंग इंटरएक्टिव लेसन्स, कि वो इंटरएक्टिव लेसन पढ़ा रहे थे, यानी उसमें वो मुख्तलिफ टूल्स का सहारा लेके वो लेसन पढ़ा रहे थे, टू एंगेज स्टूडेंट्स, और तलबा को उन्होंने एंगेज किया हुआ था, मसरूफ किया हुआ था। समथिंग दैट वाज नॉट कॉमन बिफोर द रिफॉर्म्स, और ये वो चीज़ है जो रिफॉर्म से, इस्लाहात से पहले आम नजर नहीं आती थी। इट वॉज क्लियर दैट ऑल्दो चैलेंजेस रिमेन,
ये बिल्कुल बात वाज़ेह थी कि अगरचे मुश्किलात बाकी रहती हैं, द रिफॉर्म्स हैव हैड ए पॉजिटिव इम्पैक्ट। जो नई तब्दीलियां आती हैं ये मुस्बत असर डालती हैं ऑन द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, तालीम के म्यार पर, इन अर्बन एरियाज लाइक दिस वन, शहरी इलाकों में, जैसे कि ये मैंने आपको आज की स्टोरी सुनाई। तो ये एक एनी शाहिद आपको बताया, आई विटनेस इंग्लिश में कहते हैं कि जो शख्स अपनी आंखों से किसी जगह को देखता है। तो इस शख्स ने ये स्कूल का अहवाल बताया, टीचर्स के व्यूज बताए। तो ये है इस पैराग्राफ में। तो अब क्वेश्चन ये है कि रीड द पैराग्राफ 1 2 3। सॉरी, ये तो इससे रिलेटेड नहीं है, इससे रिलेटेड हमने क्या करना है। हाँ, ये क्वेश्चन जो मैंने पढ़ा था उसके अंदर था। हम अपने नोट्स पे चलते हैं, वहां पे देखते हैं कि हमने क्या किया। तो इस अकाउंट को हमने पढ़ लिया। अब ये कह रहे हैं कि अब ये बताएं कि हाउ डज द राइटर प्रेजेंट द फैक्ट्स एंड डिटेल्स ऑफ द रिफॉर्म्स। जो राइटर है उसने जो रिफॉर्म्स हुई हैं, महकमा तालीम ने इस्लाहात की हैं, उनके हकायक और तफसीलात किस तरह पेश की हैं। व्हाट टोन डज द राइटर यूज। उसने राइटर ने किस तरह का लहजा इस्तेमाल किया। एंड हाउ डज देयर पर्सनल पर्सपेक्टिव, और किस तरह उसका जाती नुक्ता नजर इन्फ्लुएंस द अकाउंट, इस बयान के ऊपर असरअंदाज होता है। प्रोवाइड स्पेसिफिक एग्जांपल्स, खास मिसालें बताएं फ्रॉम द टेक्स्ट में से टू सपोर्ट योर एनालिसिस, अपने एनालिसिस को, अपने तज्जिए को सपोर्ट करने के लिए। तो ये सारे का सारा अकाउंट हमने पढ़ लिया। अब हम इसका एनालिसिस करते हैं, इसका तज्जिया करते हैं जो सवालों के अंदर दिया गया है। एनालिसिस ऑफ आई विटनेस अकाउंट, ये जो आई विटनेस अकाउंट है, एक यानी शाहिद का बयान है, उसका एनालिसिस या उसका तज्जिया। अल्हम्दुलिल्लाह। नंबर 1, प्रेजेंटेशन ऑफ फैक्ट्स एंड डिटेल्स। डिटेल्स और जो फैक्ट्स हैं, हकायक और जो तफसीलात हैं, उनकी प्रेजेंटेशन, उनको किस तरह से पेश किया गया। द राइटर प्रेजेंट्स फैक्ट्स इन ए डिस्क्रिप्टिव एंड ऑब्जर्वेशनल मैनर। जो राइटर है, लिखारी है इस मजमून का, वो फैक्ट्स को पेश करता है डिस्क्रिप्टिव, बयानिया अंदाज में, एंड ऑब्जर्वेशनल मैनर, और जिस तरह से उसने मुशाहिदा किया उसके अंदाज में। गिविंग स्पेसिफिक एग्जांपल्स ऑफ द रिफॉर्म्स इन एक्शन, और जो रिफॉर्म्स वहां पे हुए थे उनकी खास मिसालें देता है। एग्जाम्पल उसने दिया, न्यूली रेनोवेटेड क्लासरूम्स, नए रेनोवेट किए हुए, नए तैयार किए हुए क्लासरूम, विच वर फिल्ड विद कलरफुल पोस्टर्स, जो कलरफुल रंग बिरंगे पोस्टरों से भरे हुए थे, एंड मॉडर्न लर्निंग टूल्स, और उनके अंदर जदीद किस्म के पढ़ाई के टूल्स रखे गए थे। दिस शोज हाउ रिफॉर्म्स इंप्रूव द लर्निंग एनवायरनमेंट, और ये चीजें बता रही थी कि जो लर्निंग एनवायरनमेंट है, पढ़ने का माहौल है, उसको किस तरह से ये रिफॉर्म्स इंप्रूव करेंगे, ये इस्लाहात बेहतर बनाएंगी। तो ये प्रेजेंटेशन है, फैक्ट्स और डिटेल्स जिस तरह से बयान किए गए। टोन ऑफ द राइटर पूछी गया कि राइटर का लहजा कैसा है। द टोन इज पॉजिटिव, उसका लहजा जो है वो मुस्बत है, होपफुल, उम्मीदों वाला है, एंड अप्रिशिएटिव, और काबिल तहसीन है। वाइल आल्सो एक्नॉलेज चैलेंजेस, और वो यानी उम्मीद कर रहा है कि पॉजिटिविटी आएगी, उसे उम्मीद है आने वाले दौर की, वो तारीफ कर रहा है। वाइल आल्सो एक्नॉलेजिंग चैलेंजेस, लेकिन उसको ये भी पता है कि चैलेंजेस मौजूद है, मुश्किलात खत्म नहीं हुई। एग्जाम्पल, इट वॉज क्लियर दैट ऑल्दो चैलेंजेस रिमेन, ये बात क्लियर थी कि अगरचे मुश्किलात बाकी रहती हैं, द रिफॉर्म्स हैव हैड ए पॉजिटिव इम्पैक्ट, लेकिन जो इस्लाहात थी, जो तब्दीलियां थी, उनका पॉजिटिव इम्पैक्ट था, मुस्बत असर था। इसी तरह दूसरी जगह पे वो कहता है, दिस बैलेंस शोज ऑप्टिमिज्म बट विद रियलिज्म, ये जो बैलेंस नजर आ रहा था वहां पे, ये ऑप्टिमिज्म का था, यानी उम्मीद का कि आगे बेहतर होगा, बट विद रियलिज्म, लेकिन कुछ रियलिटी को भी मद्देनजर रखना था कि मुश्किलात वहां पे मौजूद थी। नंबर 3 पे पर्सनल पर्सपेक्टिव एंड इन्फ्लुएंस, जो राइटर ने अपना जाती नुक्ता नजर पेश किया, उसका उसके बयान पे क्या असर नजर आता है। द राइटर्स पर्सनल ऑब्जर्वेशंस, मुसन्नफ की जो जाती मुशाहिदात थे, एंड इंटरेक्शंस, और उसने जो राब्ते किए वहां पे टीचर्स के साथ, बच्चों के साथ। शेप द अकाउंट, वो इस सारे मजमून को शक्ल देते हैं। मेकिंग इट सब्जेक्टिव, इसको जाती बनाते हैं, बट एंगेजिंग, लेकिन दिलचस्प। एग्जाम्पल दी गई है, एज ए स्टूड एट द स्कूल गेट दिस मॉर्निंग, जब मैं स्कूल के दरवाजे पर इस सुबह खड़ा था, आई कुडंट हेल्प नोटिसिंग द एक्साइटेड चैटर अमंग द स्टूडेंट्स, तो मैं गौर किए बगैर ना रह सका बच्चों की पुरजोश गपशप पर। द यूज ऑफ फर्स्ट पर्सन आई रिफ्लेक्ट्स द राइटर्स डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट, तो जैसे कि ये शुरू में राइटर ने आई का लफ्ज यूज किया, तो उसकी जो डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट है उस माहौल के साथ, उस स्कूल के साथ, उन बच्चों के साथ, उसका इजहार करती है कि वो पर्सनल है उन बच्चों के साथ। नंबर 4, एग्जाम्पल्स ऑफ पर्सपेक्टिव्स फ्रॉम अदर्स, दूसरों के जो नुक्ता नजर थे उनकी मिसालें। टीचर्स पर्सपेक्टिव,
उस्ताद का नुक्ता नज़र। द गवर्नमेंट्स न्यू प्रोग्राम्स हैज ट्रूली चेंज द वे वी अप्रोच टीचिंग। तो टीचर्स ने बात की कि गवर्नमेंट ने जो नया प्रोग्राम शुरू किया है उसने हकीकत में हमारे जो पढ़ाने के तरीके थे उनको बदल दिया है। स्टूडेंट्स पर्सपेक्टिव, तालिब इल्म से बात की गई तो उसने जो नुक्ता नज़र पेश किया, आई लव द न्यू बुक्स, मुझे नई किताबों से प्यार है। दे हैव पिक्चर्स एंड एक्टिविटीज, इनके अंदर तस्वीरें हैं, सरगर्मियां हैं, दैट मेक लर्निंग फन, जो हमारी पढ़ाई को लुत्फानंदोज बनाती हैं। सीनियर टीचर्स पर्सपेक्टिव, एक सीनियर टीचर वहां पे जिशान साहब मौजूद थे, उन्होंने क्या नुक्ता नजर दिया, वो स्टिल स्ट्रगल विद ओवरक्राउडेड क्लासरूम, अभी भी हमें पुरहुजूम कमरा जमात का सामना है, एंड लिमिटेड टेक्नोलॉजी, और महदूद टेक्नोलॉजी का इन द मोर रिमोट स्कूल्स, दूर दराज देहाती स्कूलों में। कंक्लूजन निकालते हैं, नतीजा क्या निकलता है? द राइटर यूजेस ए बैलेंस्ड, डिस्क्रिप्टिव एंड होपफुल टोन। राइटर ने बड़ा मुतवाजन, बयानिए वाला और बड़ा उम्मीद वाला लहजा पेश किया है। प्रेजेंटिंग द रिफॉर्म्स को प्रेजेंट करते हुए, इस्लाहात के बारे में बात करते हुए, एज ए पॉजिटिव स्टेप फॉरवर्ड, यानी एक मुस्बत कदम आगे की जानब, वाइल स्टिल रिकॉग्नाइजिंग ऑनगोइंग इश्यूज, लेकिन साथ साथ वो पहचान भी कर रहा है जो चल रहे इशू हैं, मसाइल हैं उनके बारे में, लाइक ओवर क्राउडिंग, जैसे कि हजूम बच्चों का, एंड लैक ऑफ रिसोर्सेज, और वसाइल की कमी। देयर पर्सनल पर्सपेक्टिव, उनका जाती नुक्ता नज़र, एंड आई विटनेस स्टाइल, और जो एनी शाहद का तरीक़ाकार है, मेक द अकाउंट मोर ऑथेंटिक, इस बयान को ज़्यादा ऑथेंटिक, ज़्यादा जुम्मेदाराना एंड रिलेटेबल और बयान करने के काबिल बनाता है। बुक पे चलते हैं और आगे देखते हैं कि आगे हमसे क्या डिमांड किया गया है। Read the paragraph 1, 2, 3 and 10 of the unit carefully, highlight the impactful words and phrases। कहते हैं जी जो ये लेसन है इसका पैराग्राफ नंबर 1, 2, 3 और 10 को इख्तियात से पढ़ें, और इन पैराग्राफ के अंदर जो पुरअसर अल्फाज, इम्पैक्टफुल वर्ड्स लिखे गए हैं और जो फ्रेजेस लिखी गई हैं उनको आप हाईलाइट करें। तो दोबारा अपने लेसन पे चलते हैं। पैराग्राफ नंबर 1, और पैराग्राफ नंबर 1 जो है ये वाला है, quality education is essential for the sustainable development of our world. It helps individuals gain the knowledge, skills and values necessary for their productive and fulfilling lives. It encompasses a holistic approach to education that equips learners with the knowledge, skills, values and attitudes necessary to thrive in a rapidly changing world. तो इस पैराग्राफ को जो फर्स्ट वीडियो थी उसमें हम तफसील के साथ इसके वर्ड्स के मीनिंग और ट्रांसलेशन पढ़ चुके हैं। तो अगर आप पढ़ चुके हैं तो फिर आपके लिए बहुत इजी है कि इसमें से जो इम्पैक्टफुल वर्ड्स और फ्रेजेस हैं उनको निकालना। तो जो इम्पैक्ट वर्ड्स जो कि इस ये जो पूरा पैराग्राफ है उसके ऊपर एक तासुर डालते हैं, ताकतवर तासुर, वो है एसेंशियल, ज़रूरी, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, पायदार तरक्की, प्रोडक्टिव, पैदावारियत वाला, एंड फुलफिलिंग और तस्कीन बख्श, लाइव्स, जिंदगियां, होलिस्टिक अप्रोच, कुल्ली तरीके, थ्राइव इन ए रैपिडली चेंजिंग वर्ल्ड, तेजी से तब्दील होती हुई दुनिया के अंदर फलना फूलना। तो ये इम्पैक्टफुल वर्ड्स और फ्रेजेस हैं। आगे पैराग्राफ नंबर 2, इन पाकिस्तान क्वालिटी एजुकेशन इज एसेंशियल फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ। इट इक्विप्स इंडिविजुअल्स विद स्किल्स एंड नॉलेज नेसेसरी फॉर द वर्कफोर्स। For example, subjects like mathematics, science and technology help students develop critical thinking and problem-solving abilities. These skills are in high demand in various industries, including technology, healthcare and engineering. Impactful words and phrases. तो इस पैराग्राफ के अंदर जो impactful words और phrases दी गई हैं वो है economic growth, मुआशी तरक्की, critical thinking, गहराई से सोचना, problem-solving abilities, मसाइल हल करने की सलाहियतें, high demand, बहुत ज़्यादा तलब होना, various industries, कई सनतें जैसे कि टेक्नोलॉजी, हेल्थ केयर एंड इंजीनियरिंग। तो ये वो वर्ड हैं जो कि इम्पैक्टफुल है। पैराग्राफ नंबर 3, एजुकेशन इज ए पावरफुल टूल फॉर एम्पावरमेंट, एनेबलिंग इंडिविजुअल्स टू रियलाइज देयर फुल पोटेंशियल एंड पार्टिसिपेट एक्टिवली इन सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल स्फीयर्स. It equips them with essential skills such as literacy, numeracy and digital literacy, laying the foundation for lifelong learning and socio-economic advancement. तो इसके अंदर जो इम्पैक्टफुल वर्ड्स और फ्रेजेस हैं वो होंगी पावरफुल टूल फॉर एम्पावरमेंट, ताकतवर आले या ताकतवर जरिए या ताकतवर औजार बाख्तियार बनने के लिए, रियलाइज देयर फुल पोटेंशियल, अपनी पूरी सलाहियत का एहसास, पार्टिसिपेट एक्टिवली, सरगर्मी से हिस्सा लेना, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल स्फीयर्स,
समाजी, मुआशी और सियासी दायराकार या शोबे, लाइफ लॉन्ग लर्निंग, तवीलुल मुद्दती पढ़ाई, सोशियो इकोनॉमिक एडवांसमेंट, मुआशरती और मुआशी तरक्की। पैराग्राफ नंबर 10, quality education fuels innovation and creativity, driving technological advancements and fostering entrepreneurship. By fostering entrepreneurship and innovation, education can create economic opportunities and lift individuals and communities out of poverty. Education improves health outcomes by promoting awareness of hygiene, nutrition, and disease prevention. Educated individuals are better able to make informed decisions about their health, leading to improved well-being and reduced healthcare cost. तो यहाँ पे impactful words और जो phrases यूज हुई हैं, fuel, innovation and creativity. जो जिद्दत और क्रिएटिविटी तहलीकी सलाहियत है उसको तवानाई देता है। टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स, तकनीकी पेशरफ्त, फोस्टिंग एंटरप्रेन्योरशिप, कारोबारी सलाहियत को फरोग देना, इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज, मुआशी मौके, लिफ्ट इंडिविजुअल्स एंड कम्युनिटीज आउट ऑफ पॉवर्टी, अफराद और बरादरियों को गुर्बत से निकालना, इम्प्रूव्स हेल्थ आउटकम्स, जो सेहत के नताइज हैं उनको बेहतर बनाना, इन्फॉर्म्ड डिसीजंस, बाखबर फैसले, इम्प्रूव्ड वेलबींग, बेहतर खैरियत, किसी का ठीक होना, अच्छा होना, रिड्यूस्ड हेल्थ केयर कॉस्ट, सेहत के ऊपर आने वाले जो खर्चात हैं उनको कम करना। तो ये इसके इम्पैक्टफुल वर्ड्स और फ्रेजेस हैं। दोबारा अपने लेसन पे चलते हैं। वोकैबुलरी, ज़हीरा अल्फाज, कॉन्टेक्सचुअल क्लूज, सियाको सुबाक के इशारे, ये एक पैसेज दिया गया है। एज द सन बिगेन टू सेट ओवर द बस्टिंग स्ट्रीट्स ऑफ कराची, जैसे ही सूरज गरूब होना शुरू हुआ, बिगेन टू सेट ओवर बस्टिंग स्ट्रीट्स ऑफ कराची, कराची की रश से भरी हुई गलियों में, द बस्टिंग सिटी केम अलाइव, तो जो रश वाला शहर था ये जिंदा हो गया विद द साउंड्स ऑफ वेंडर्स, फेरी वालों की आवाज़ों से, कॉलिंग आउट देयर वेयर्स, और वो अपनी जो चीज़ें बेचने वाली थी उनकी आवाज़ें लगा रहे थे। द एरोमा ऑफ स्पाइसी एरोमेटिक फूड फिल्ड द एयर, जो खुशबू थी स्पाइसी मसालेदार एरोमेटिक फूड, दिल को ललचाने वाली खुराक की, फिल्ड द एयर, उसने हवा को भर दिया। एंड द कलरफुल वाइब्रेंट स्टॉल्स, और रंग बिरंगे दिलकश स्टॉल जो थे, एडेड टू द लिवली एटमॉस्फेयर, वो जो जानदार किस्म का माहौल था उसमें इजाफा कर रहे थे। डिस्पाइट द हीट के बावजूद, हरारत के बावजूद, गर्मी के बावजूद, द पीपल मूव विद एनर्जी, लोग तवानाई के साथ घूम रहे थे। देयर फेसेस शोइंग साइंस ऑफ रेजिलियंस, उनके जो चेहरे थे वो एंड डिटर्मिनेशन, अज़म और हिम्मत के अशारे दे रहे थे। इनने क्वाइटर कार्नर, एक खामोश कोने में, एन ओल्ड मैन सैट अंडर ए ट्री, एक खामोश शख्स, एक बूढ़ा शख्स एक दरख्त के नीचे बैठा था। हिज सेरीन एक्सप्रेशन कंट्रास्टेड विद द सिटीज हसल, उसका जो पुरस्कून तासुरात थे वो शहर की जो हसल बसल थी, जो शहर की चहल पहल थी, उसके बिल्कुल उल्ट थे। पूछा ये गया, राइट ए कॉन्टेक्चुअल मीनिंग ऑफ द अबव हाइलाइटेड वर्ड्स, ऊपर कुछ वर्ड हाईलाइट किए गए हैं। बस्लिंग, वाइब्रेंट, एरोमेटिक, एनर्जी, हसल, रेजिलियंस, सीरीन, तो इनके मीनिंग बताएं कॉन्टेक्स्ट से। देन कंसल्ट डिक्शनरी, फिर किसी डिक्शनरी को कंसल्ट करें, थेसारसिस को, टू फाइंड आउट देयर सिनोनिम्स, और इनके सिनोनिम यानी कि इनके रिलेटेड जो वर्ड होते हैं बामानी लफ्ज वो बताएं। नोट्स पे आ गए, ये पैराग्राफ जो भी आपके सामने पढ़ा, ये पैसेज वर्ड्स एंड मीनिंग विद सिनोनिम्स, ये वर्ड्स आगे बस्लिंग, एरोमेटिक, कलरफुल, वाइब्रेंट, रेजिलियंस, सीरीन और हसल, इसके कॉन्टेक्चुअल मीनिंग पैसेज के अंदर, फिर उसके सिनोनिम्स। बस्लिंग होता है फुल ऑफ एक्टिविटी, सरगर्मी से भरपूर, बिजी एंड लिवली, बड़ा मसरूफ और जानदार, और इसके सिनोनिम आएंगे लिवली, क्राउडेड, एनर्जेटिक, वाइब्रेंट, हेक्टिक, इन सब का एक ही मतलब है। एरोमेटिक, इसका जो कॉन्टेक्चुअल मीनिंग है पैसेज के अंदर, हैविंग ए प्लेजेंट एंड स्ट्रॉन्ग स्मेल, बड़ी खुशगवार और बड़ी तेज किस्म की स्मेल, खुशबू आना, एरोमेटिक। फ्रेग्रेंट, सेंटेड, परफ्यूम्ड, स्वीट स्मेलिंग, ये इसके सिनोनिम आ गए। कलरफुल, इसका कॉन्टेक्चुअल मीनिंग फुल ऑफ ब्राइट एंड अट्रैक्टिव कलर्स, जो रोशन और खूबसूरत रंगों से भरा हो उसको कलरफुल कहते हैं, और इसके सिनोनिम आ गए वाइब्रेंट, विविड, ब्राइट, स्ट्राइकिंग। लफ्ज है जी वाइब्रेंट, और इसका कॉन्टेक्चुअल मीनिंग पैसेज के अंदर होगा एनर्जेटिक, ताकतवर,
फुल ऑफ लाइफ, जिंदगी से भरपूर। और इसके सिनोनिम आएंगे लिवली, डायनामिक, स्पिरिटेड, विविड। रेजिलियंस, इसका कंटेक्चुअल मीनिंग पैसेज में एबिलिटी टू रिकवर क्विकली फ्रॉम डिफिकल्टीज, जल्द मुश्किलात से बाहर निकल आना। टफनेस, सख्ती पैदा हो जाना। तो इसके सिनोनिम स्ट्रेंथ, एंड्योरेंस, फ्लेक्सिबिलिटी, परसिवरेंस। सीरीन, इसका कंटेक्चुअल मीनिंग पैसेज के अंदर काम, पुरस्कून, पीसफुल, पुरस्कून, अनट्रबल्ड, जिसको कोई ट्रबल ना हो, मुश्किल ना हो। सिनोनिम आगे ट्रंक्विल, पीसफुल, कंपोज्ड, रिलैक्स्ड। आखिरी लफ्ज है हसल, और कंटेक्चुअल मीनिंग पैसेज में बिजी मूवमेंट, मसरूफ हरकत, एनर्जेटिक एक्टिविटी। और सिनोनिम इसका आगे रश, कमोशन, बसल, एक्टिविटी। नेक्स्ट है बी पार्ट, फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग द वर्ड्स फ्रॉम द पैसेज। पैसेज में से वर्ड्स लेके तो ब्लैंक्स को फिल करें। यूज द कॉन्टेक्स्ट क्लूज टू हेल्प यू चूज द करेक्ट वर्ड। तो कॉन्टेक्स्ट क्लूज आप यूज कर सकते हैं कि आपके लेसन के अंदर जो यूज हुए हैं वो इशारे यूज कर सकते हैं करेक्ट आंसर के लिए। तो दोबारा नोट्स पे चलते हैं। The Dash city of Lahore is known for its rich culture and lively streets, bustling, serene या aromatic। तो इन तीनों का मतलब आप पहले पढ़ चुके हैं, तो आपको बड़ी आसानी से इसका जवाब देना चाहिए। The Dash city of Lahore is known for its rich culture and lively streets। ये नीचे मैंने वैसे इसके आंसर दिए हुए हैं। The bustling city यानी रश वाला शहर, मसरूफ शहर, चहल पहल वाला शहर। The bustling city of Lahore is known for its rich culture and lively streets। तो bustling इसका करेक्ट है। Number 2, the chef prepared a या an dish that filled the kitchen with a delightful smell। शेफ ने एक डिश तैयार की जिसने किचन को एक खूबसूरत खुशबू से भर दिया। बस्लिंग, एरोमेटिक, रेजिलियंट। तो इसमें एरोमेटिक आएगा। The chef prepared an aromatic dish, मजेदार डिश। Number 3, the market was full of dash colors, vibrant colors, serene colors, bustling। तो ये vibrant आएगा। The market was full of vibrant colors, दिलकश रंगों से मार्केट भरी हुई थी। with stalls, वहां पे स्टॉल थे। selling everything, और वहां पे हर चीज बिक रही थी। from clothes to jewelry, कपड़ों से लेकर जेवरात तक। vibrant, serene, bustling, vibrant। despite the challenges, मुश्किलात के बावजूद the people of the village showed great, लोगों ने शदीद दिखाई एंड कंटिन्यू टू वर्क हार्ड, एनर्जी, रेजिलियंस या हसल। तो मुश्किलात का मुकाबला करने की जो सलाहियत होती है वो होती है रेजिलियंस। तो ये रेजिलियंस यहाँ पे आएगा। आफ्टर ए लॉन्ग डे ही फाउंड ए डैश स्पॉट बाय द लेक टू रिलैक्स, वाइब्रेंट, सीरीन, एरोमेटिक। एक लंबे दिन के बाद उसे एक डैश स्पॉट मिला। तो ये आएगा, वाइब्रेंट नहीं आएगा, ये कलरफुल होता है। सीरीन आएगा, एरोमेटिक भी नहीं आएगा, ये खाने की खुशबू के लिए होता है। सीरीन स्पॉट, पुरस्कून जगह उसको मिली। तो ये इसका करेक्ट आंसर है। नंबर 6, द स्टूडेंट शोड ए लॉट ऑफ डैश ड्यूरिंग द स्पोर्ट्स डे, पार्टिसिपेटिंग इन ऑल इवेंट्स विद एंथुसियाज्म। तो स्टूडेंट शोड ए लॉट ऑफ डैश, तलबा ने बहुत ज्यादा डैश दिखाई। रेजिलियंस, एनर्जी, एरोमेटिक। तो यहाँ पे एनर्जी आएगा। ए लॉट ऑफ एनर्जी ड्यूरिंग द स्पोर्ट्स डे, पार्टिसिपेटिंग इन ऑल इवेंट्स विद एंथुसियाज्म। ये आपकी सहूलत के लिए ये मजीद आंसर नीचे दिए गए हैं। बुक पे चलते हैं। ग्रामर, फ्रेज क्या होती है? अ फ्रेज इज ए ग्रुप ऑफ 2 और मोर वर्ड्स। ये 2 या 2 से ज्यादा अल्फाज होते हैं। यूजिंग यूजुअली विदाउट ए सब्जेक्ट, इनमें अमूमन सब्जेक्ट नहीं होता। एंड ए प्रेडिकेट, और प्रेडिकेट नहीं होता। यानी 2 से 3 लफ्ज होते हैं। ये इनका कुछ मकसद या कुछ उनका यूजेज होता है, लेकिन बाकायदा उसमें सब्जेक्ट या प्रेडिकेट नहीं होता। एग्जाम्पल्स, द कार विद द टिंटेड विंडो इज माइन, ही रैन एट एन इनक्रेडिबल स्पीड। तो विद द टिंटेड विंडोज, एट एन इनक्रेडिबल स्पीड, यानी ये कार को उतार दें, और बाकी का इसका ये प्रेडिकेट है, ये उतार दें। ही रैन उतार दें, तो ये बाकी का ये जो है ना, ये फ्रेज कहलाएगी। सेंटेंसेस के अंदर इसको हम यूज करते हैं। इंट्रोडक्शन टू एडजेक्टिवल, प्रेपोजिशनल एंड एडवर्बियल फ्रेजेस। तो फ्रेजेस 3 किस्म की होती हैं, एडजेक्टिवल, प्रेपोजिशनल और तीसरी एडवर्बियल।
अब इन तीनों को हमें पढ़ना होगा, एडजेक्टिवल फ्रेजेस, ताकि हमारे जो एग्जाम के अंदर जो मल्टीपल चॉइस या मुख्तलिफ जगहों पे ग्रामर का पोर्शन आता है तो हमें इनका पता हो कि एडजेक्टिवल फ्रेजेस क्या होती हैं, प्रेपोजिशनल क्या होती हैं, एडवर्बियल क्या होती हैं। तो सबसे पहले एडजेक्टिवल फ्रेजेस, अ ग्रुप ऑफ 2 और मोर वर्ड्स, 2 या 2 से ज्यादा लफ्जों का एक ग्रुप, दैट डज द वर्क ऑफ एन एडजेक्टिव, जो एक एडजेक्टिव का इसमें सिफ्त का काम दे। उसको पढ़ते ही पता चल जाए कि ये किसी चीज की को डिफाइन किया जा रहा है। दैट इज इट डिस्क्राइब्स ए नाउन, ये किसी नाउन को डिस्क्राइब करे, और ए प्रोनाउन या किसी प्रोनाउन को डिस्क्राइब करे। दे ऑफन आंसर क्वेश्चंस लाइक, ये ऑफन आंसर क्वेश्चंस, ये अक्सर आंसर करते हैं क्वेश्चंस को, लाइक व्हाट काइंड, किस किस्म, विच वन, कौन से वाला, हाउ मैनी, कितने। एग्जाम्पल, द हाउस विद द रेड डोर इज माइन, द हाउस विद द रेड डोर इज माइन। तो ये हाउस को डिस्क्राइब कर रहा है, नाउन को डिस्क्राइब कर रहा है, द हाउस विद द रेड डोर इज माइन। तो ये जब विद द रेड डोर है, ये एडजेक्टिवल फ्रेज बन जाएगी, यानी ये एडजेक्टिव का काम करेगा ये वाली फ्रेज। प्रेपोजिशनल फ्रेज, prepositional phrase consists of a preposition and the words which follow it। इसमें preposition आएगी, उसके बाद एक या दो वर्ड आएंगे, तो इसको prepositional phrase कहेंगे। The complement can be preposition plus noun phrase on the chair, यानी पहले होगी preposition on और उसके बाद noun phrase होगी the chair। chair noun है और उससे पहले ये on है, on the chair, तो इसको prepositional phrase कहेंगे। इसी तरह pronoun with plus him, preposition plus adverb, adverb phrase until plus quite recently। अब इसकी डिटेल नहीं यहाँ पे दी गई, वो जब हम इसका यूजेज पढ़ते हैं फिर समझ आएगी। तो prepositional phrase हो गई। उसके बाद adverbial phrase, a group of 2 or more words, 2 या 2 से ज्यादा अल्फाज, that does not work, that does the work of an adverb, जो किसी adverb का काम करते हैं, that is it describes a verb, ये किसी verb को describe करते हैं। एन एडजेक्टिव, किसी एडजेक्टिव को डिस्क्राइब करते हैं, और एन एडवर्ब, या किसी एडवर्ब को डिस्क्राइब करते हैं। दे आंसर क्वेश्चंस लाइक हाउ, व्हेन, वेयर, व्हाई और टू व्हाट एक्सटेंट। अब इसका हम यूज करेंगे तो हमें समझ आएगी। एग्जांपल, ही स्पीक्स इन ए लो वॉइस, ही स्पीक्स इन ए लो वॉइस, तो ये एक वर्ब है स्पीक्स, तो इसको डिस्क्राइब किया गया इन ए लो वॉइस, तो इन ए लो वॉइस जो है ये होगी एडवर्बियल फ्रेज। रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली, नीचे पैसेज दिया गया, इसको केयरफुली इख्तियार से पढ़ें। आइडेंटिफाई एंड अंडरलाइन द एडजेक्टिवल, प्रीपोजिशन, एडवर्बियल फ्रेजेस। इनमें से अंडरलाइन करें एडजेक्टिवल फ्रेजेस, प्रीपोजिशनल फ्रेजेस, एडवर्बियल फ्रेजेस, देन लेबल ईच टाइप ऑफ फ्रेज, फिर हर किस्म की जो फ्रेज है उसको लेबल करें। इन द क्वाइट विलेज ऑफ ग्रीनफील्ड, अ डिसेंट गर्ल विद ब्राइट ब्लू आईज लिव्ड विद हर ग्रैंडमदर। एवरी मॉर्निंग शी वॉक टू द नियर बाई फॉरेस्ट इन सर्च ऑफ फ्लावर्स। Her favorite place to find daisies was under the old oak tree near the stream. Despite the early hour, the girl was always full of energy and enthusiasm to do her daily household work. तो ये पैरा दिया गया है। अब चलते हैं अपने नोट्स पे। ये पैसेज अभी हमने पढ़ा, पैसेज विद फ्रेजेस अंडरलाइंड एंड लेबल्ड। तो एक एक जो लाइन है उसको हमने अलग कर लिया। इन ए क्वाइट विलेज ऑफ ग्रीनफील्ड, इन द क्वाइट विलेज ऑफ ग्रीनफील्ड, ये प्रेपोजिशनल फ्रेज है क्योंकि ये शोज प्लेस, जगह को जाहिर कर रही है। इन द क्वाइट विलेज ऑफ ग्रीनफील्ड, क्वाइट विलेज ऑफ ग्रीनफील्ड एक जगह है, तो इन लगा हुआ है पहले, तो ये प्रेपोजिशनल फ्रेज है। अ डिसेंट गर्ल विद ब्राइट ब्लू आईज, अ डिसेंट गर्ल, तो ये गर्ल को की तारीफ की जा रही है, तो ये एडजेक्टिव है, एडजेक्टिवल फ्रेज, क्योंकि ये डिस्क्राइब कर रही है गर्ल को। विद हर मदर, माँ के साथ, विद हर मदर, तो ये प्रेपोजिशन लगी हुई है, आगे नाउन है, तो ये प्रेपोजिशनल फ्रेज होगी। टू द नियर बाई फॉरेस्ट, टू द नियर बाई फॉरेस्ट, तो ये जंगल है, नियर बाई करीबी जंगल है, तो ये नाउन होगा, तो इससे पहले टू लगा हुआ है, वैसे भी ये डायरेक्शन को शो कर रहा है, ये प्रेपोजिशनल फ्रेज है। इन सर्च ऑफ फ्लावर्स, इन सर्च ऑफ फ्लावर्स, तो ये फ्लावर्स हैं, फूल है, नाउन है, तो इन सर्च ऑफ फ्लावर्स ये किसी मकसद को बयान कर रहा है, तो ये एडवर्बियल फ्रेज होगी। अंडर द ओल्ड ओक ट्री नियर द स्ट्रीम, अंडर द ओल्ड ओक ट्री, तो अंडर प्रेपोजिशन है, द ओल्ड ओक ट्री नाउन है, तो ये प्रेपोजिशनल फ्रेज है। डिस्पाइट द अर्ली आवर, डिस्पाइट ये प्रेपोजिशन है,
द री आर, ये प्रेपोजिशनल फ्रेज है, ये कंडीशन शो कर रहा है। फुल ऑफ एनर्जी एंड एंथुसियाज्म, ये एडजेक्टिव यूज हुए हैं तो एडजेक्टिवल फ्रेज होगी। टू डू हर डेली हाउस होल्ड वर्क, तो ये एडवर्बियल फ्रेज है। इनको अपने गौर से सीख लेना है, पढ़ लेना है। दोबारा अपने नोट्स पे आए। एक्सपैंड द फॉलोइंग सेंटेंसेस बाय एडिंग एडजेक्टिवल, प्रेपोजिशनल एंड एडवर्बियल फ्रेजेस। नीचे सेंटेंसेस दिए गए हुए हैं तो इनको एक्सपैंड करें एडजेक्टिवल, प्रेपोजिशनल या एडवर्बियल फ्रेजेस के साथ। फॉर एग्जांपल, शी रीड द बुक डैश, डिस्क्राइब हाउ और वेयर शी रीड द बुक, इन द कोजी आर्मचेयर और विद ग्रेट इंटरेस्ट। इसके लिए फिर दोबारा हमें नोट्स पे जाना पड़ेगा, वहां मैंने डिटेल के साथ इसको बता दिया। तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 सेंटेंसेस हैं। तो पहले को पकड़, द चिल्ड्रन प्लेड, द चिल्ड्रन प्लेड आगे डैश है, तो इसको हम ऐसे करेंगे, द चिल्ड्रन प्लेड इन द ग्रीन पार्क विद ग्रेट एक्साइटमेंट। तो इसमें प्रेपोजिशनल फ्रेज इन द ग्रीन पार्क हमने लगाई और एडवर्बियल फ्रेज लगाई विद ग्रेट एक्साइटमेंट। तो दो हमने जो थी फ्रेजेस उनका यूजेज किया। दूसरा है ही कंप्लीटेड द टास्क, तो इसको हमने यूं लिखा, ही कंप्लीटेड द टास्क विद ग्रेट केयर इन ए शॉर्ट टाइम। इसमें एडजेक्टिवल फ्रेज हमने यूज की विद ग्रेट केयर और एडवर्बियल फ्रेज यूज की इन अ शॉर्ट टाइम। नंबर 3 है दे वेंट ऑन वेकेशन, तो इसको हमने यूं कर दिया, दे वेंट ऑन वेकेशन टू द नॉर्दर्न एरियाज ड्यूरिंग द समर हॉलीडेज। इसमें प्रेपोजिशनल फ्रेज हमने यूज की टू द नॉर्दर्न एरियाज और एडवर्बियल फ्रेज यूज की ड्यूरिंग द समर हॉलीडेज। नंबर 4, द टीचर एक्सप्लेन द मैथ प्रॉब्लम डैश, द टीचर एक्सप्लेन द मैथ प्रॉब्लम विद पेशेंस ऑन द व्हाइट बोर्ड। तो दो फ्रेजेस हमने यूज की, एडजेक्टिवल फ्रेज यूज की विद पेशेंस और प्रेपोजिशनल फ्रेज यूज की ऑन द व्हाइट बोर्ड। अगला है दे अटेंडेड द वेडिंग, दे अटेंडेड द वेडिंग इन डेकोरेटेड हॉल विद जॉय। दो फ्रेजेस हमने यूज की, प्रेपोजिशनल फ्रेज इन द डेकोरेटेड हॉल और एडवर्बियल फ्रेज विद जॉय। द फैमिली सेलिब्रेटेड, द फैमिली सेलिब्रेटेड ईद इन देयर एंसेस्ट्रल होम विद रिलेटिव्स। इसमें भी दो फ्रेजेस यूज की, प्रेपोजिशनल फ्रेज यूज की इन देयर एंसेस्ट्रल होम, अपने आबाई घर में, एडवर्बियल फ्रेज विद रिलेटिव्स। ही कंप्लीटेड हिज होमवर्क, he completed his homework with neat handwriting at his study table। दो हमने यूज की फ्रेजेस, एडजेक्टिवल फ्रेज with neat handwriting और prepositional phrase at his study table। Number 8, the students presented their projects with confidence in front of the class। adjectival phrase with confidence यूज की और prepositional phrase in front of the class। इस तरह से यहाँ पे हमारी एक्सरसाइज खत्म हुई। आगे ओरल कम्युनिकेशन है, ये आपकी प्रैक्टिस के लिए है। इसको पढ़ें, टीचर से कंसल्ट करें और फिर आगे राइटिंग स्किल्स हैं, बुक रिव्यू, राइटिंग ए बुक रिव्यू, इसको भी आप खुद से पढ़ें और टीचर के साथ इसको कंसल्ट करें। तो स्टूडेंट्स, यहीं पे हमारा जो लेसन है काफ़ी डिटेल लेसन था, इसका खात्मा होता है। आपसे गुजारिश है कि वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स दें, दोस्तों से शेयर करें और स्टडी टाइम फॉर ऑल चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को भी दबाएं ताकि नई आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। अल्लाह हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।